क्या कर रही हो? आपको मुक्त करने का आदेश मिला है कुमारी। मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन कर बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुमने नंदिनी मुझे, इसलिए आप इसी कैद खाने में सारी जिंदगी रहोगी और वही तकलीफ पाओगी तुम। हेलेना ने तो कहा था कि मुझे जीवन भर यहाँ रखेगी, अचानक उसका निर्णय बदल क्यों गया? क्या ये मुझे मुक्त करने का आदेश आपको हेलेना ने दिया है? ज्ञात नहीं, हमें बस आदेश मिला है कि आपको मुक्त कर दिया जाए। नहीं, पहले मुझे बताओ ये आदेश किसने दिया? किसने? हमें नहीं ज्ञात कुमारी, हमें बस आदेश मिला है कि आपको आपके परिवार तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। चलिए। अमात्य, आपके आगे नशर लेप तैयार है। अमात्य, स्मरण रहे अमात्य, इनका जीवन मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरे पिता महाराज को कुछ नहीं होना चाहिए। अमात्य, ये स्थान सुरक्षित तो है ना? मेरे कहने का तात्पर्य है यदि कोई महाराज पद्मानंद को पहचान गया तो। महाराज थे, है नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो अमात्य? मैं सत्य कह रहा हूँ। मेरे विश्वसनीय गुप्तचरों ने सूचना दी है कि कल क्या? चंद्रगुप्त ने संपूर्ण मगध पर अधिकार प्राप्त कर लिया है और कल उसका राज्याभिषेक भी होने वाला है। अब वो बनेगा मगध का राजा। मगध के सिंहासन पर बैठेगा चंद्रगुप्त मौर्य। पिता महाराज! पिता महाराज! 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 महाराज विश्राम कीजिए महाराज। ऐसा नहीं हो सकता। मगध के सिंहासन पर केवल नंदवंश का अधिकार है। महाराज आप विश्राम कीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक है। नंदिनी सुरक्षित है महाराज, और उसके साथ ही मगध की अन्य स्त्रियां भी। चंद्रगुप्त ने किसी भी स्त्री का वध नहीं किया महाराज, सभी को दृष्टिबंद करके रखा है महाराज। आप विश्राम कीजिए महाराज। उन्हें मुक्त कराना होगा। हमारे परिवार की सारी स्त्रियों को शीघ्र मुक्त कराना होगा। महाराज आप इस समय युद्ध करने की स्थिति नहीं महाराज। नंद अनुमति नहीं लेता है। आदेश देता है। कभी हार नहीं मान सकता, हार नहीं मान सकता। हार तो हमने भी नहीं माना महाराज। यदि आप अनुमति दे तो मेरे पास एक योजना है। कल चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक होने वाला है, किंतु उससे पहले यदि हम युवराज घनानंद का राज्याभिषेक कर दे तो समस्त राज्य की सूचना मिलेगी कि नंद वंश का कुलदीपक जीवित है, जिससे हमें अन्य राज्यों से सहायता प्राप्त करने में सरलता होगी महाराज, और हम युद्ध के लिए शीघ्र ही संगठित हो पाएंगे। क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगे महाराज? किया जाए। मैं मगध का महामात्य राक्षस आज ये घोषणा करता हूं कि युवराज घनानंद मगध के नए राजा हैं। महाराज घनानंद की, महाराज घनानंद की। महाराज, महाराज यदि हम एक साथ इस तरह संगठित होकर के रहेंगे तो निश्चय किसी न किसी की दृष्टि में आ जाएंगे। हमें बिखर जाना चाहिए महाराज, शक्ति संचय करने के लिए। ठीक है रामात्य, सब भिन्न भिन्न स्थान पर छुप जाओ और सब वेश बदलकर शक्ति संचय करो। तैयारी पूरी होने के बाद हम उस चंद्र पर पुनः आक्रमण करेंगे। प्रणाम आचार्य, आदेश करें। ज्योतिर्गमय
आज जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ उस पर समस्त भारतवर्ष का भविष्य टिका हुआ है। ऐसी क्या बात है आचार्य जिसके भनक आप किसी को नहीं लगने देना चाहते? तुम्हें नंदिनी से विवाह करना होगा चंद्र। ये असंभव है आचार्य। उसके पिता ने मेरे पिता का वध किया। उसके पिता ने वर्षों तक मेरी माँ को बंदी बनाए रखा। उसके कारण मेरी बहन को आराम जीवन जीना पड़ा और आप चाहते हैं कि मैं उसकी पुत्री से विवाह करूं। कहने के लिए क्षमा चाहूंगा आचार्य, किंतु मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर ही राष्ट्र का हित किया जा सकता है। किंतु ऐसा कर कौन सा हित पूरा होगा आचार्य? और क्यों करूं मैं इससे विवाह? क्योंकि नंद अभी जीवित है। यह असंभव है आचार्य। मैंने स्वयं अपने हाथों से उसके प्राण लिए थे। आप थे वहां जब हमने उसके अंतिम श्वास जाते देखे। हाँ, मैं भी वही था, परंतु हमसे एक भूल हो गई है चंद्र। उसे मृत समझकर वहां से निकलने की भूल। वो वही पड़ा रहता तो कुछ समय पश्चात अवश्य मर जाता, परंतु हमारे निकलने के पश्चात अमात्य राक्षस ने उसे बचाया और मेरे गुप्तचरों ने यह सूचना दी है कि केवल नंद ही जीवित नहीं अपितु उसका पुत्र धन भी सुरक्षित है। अमात्य राक्षस ने नंद की अनुमति से इस धन को धनानंद के नाम से मगध का राजा घोषित कर दिया है ताकि मित्र राज्यों के सहयोग से हमारे विरुद्ध सेना खड़ी की जा सके। किंतु हम तो मगध पर अपना अधिकार जमा चुके हैं और सब भली बात ही जानते हैं कि कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है। राजनीति में आज और कल के बीच का एक क्षण भी युगों का अंतर सिद्ध होता है। यदि हम आज सोचेंगे तो कल उसके परिणाम दिखाई देंगे। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि तुम नंदिनी से विवाह कर लो। फिर भी आचार्य, चाहे कुछ भी हो, मैं इस लड़की से विवाह नहीं कर सकता। तुम्हें ये विवाह करना ही होगा चंद्र। नंद और उसकी सेना मगध पर आक्रमण करने के लिए, तुम्हारा वध करने के लिए अधीर है। यदि तुम नंदिनी से विवाह करोगे तो उनके कदम रुक जाएंगे। नंद अपनी पुत्री को विधवा नहीं दे सकता। नंदिनी शस्त्र भी है और ढाल भी। उसके उचित प्रयोग से हम एक सुदृढ़ राष्ट्र, एक सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है आचार्य, किंतु यदि मैं मान भी लेता हूं तब भी मैं किसी से बलपूर्वक विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इस लड़की के भाइयों को, उसके पिता को मारा है। तो फिर वो क्यों मुझसे विवाह करने के लिए प्रस्तुत होगी? तुम एक विजेता हो चंद्र और वो एक पराजित राजा की पुत्री। विवाह करने ना करने का उसके पास ना कोई विकल्प है और ना ही अधिकार। निर्णय तुम्हें लेना है। तुमने उसे जीता है, अब ये तुम पर निर्भर है। यदि तुम उसे दासी या बंदी बनाकर रखते हो तो नंद के प्रतिशोध की अग्नि को और बढ़ाओगे, और यदि तुम उसे विवाहिता पत्नी बनाओगे तो नंद के पैरों में बेड़ियां डालोगे। तुम्हें ये विवाह करना ही होगा चंद्र। ये मेरा आदेश है। राजमाता पधार रही हैं। एक समय था जब हम मित्र थे। मैं चाहती हूँ कि इस वर्षों की मित्रता को अब आगे बढ़ाया जाए और उसका एक ही मार्ग है कि मेरे पुत्र चंद्र का विवाह तुम्हारी पुत्री नंदिनी से हो। किसी मूल्य पर नहीं। तुम चाहती हो कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ करूं ताकि वो जीवन भर उसका अपमान करता रहे, उसे पीड़ा देता रहे। यही चाहती हो ना तुम? लेकिन मेरे जीवित रहते ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी पुत्री का विवाह उसी से होगा जिससे वो प्रेम करती, ना कि किसी के प्रतिशोध की पूर्ति के लिए। तो किससे विवाह करवाओगी नंदिनी का? उस मलय की तुझसे जो तुम्हारे पति को घायल अवस्था में छोड़कर युद्ध भूमि से भाग गया, परंतु उसने अपने होने वाली पत्नी के पिता की हत्या नहीं की। तुम एक रानी बनकर सोच रही हो, एक माँ बनकर सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि मलय की तो फिर से आएगा तुम्हारी नंदिनी को लेने? और मेरा चंद्र कोई भिक्षुक नहीं, मगध को जीत कर राजा बना है। और तुम्हारी पुत्री का अस्तित्व अब एक राजकुमारी का नहीं, एक दासी का है।
एक दासी का सौभाग्य है कि एक राजा की माँ आई है उसका हाथ मांगने के लिए। तुम लोग आज हो, परंतु कल नहीं। फिर एक समय था अवंतिका जब तुम मेरी सखी थी। उसका सम्मान करते हुए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी पुत्री का अपमान हो। मैं तुम्हारे पास संबंध का प्रस्ताव नहीं बल्कि एक अवसर लेकर आई हूँ। एक ऐसा अवसर जो तुम्हारी पुत्री को राजपद देगा, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देगा। तुम भली भांति जानती हो अवंतिका, एक रानी तब तक रानी रहती है जब तक वो इस महल में रहती है। एक बार सीमा लांघ दे तो एक दासी बन जाती है। मैं नंदिनी को यह अवसर देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसमें उसका कोई दोष नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब आके तुम सोचो। ठीक तो है ना? माई, चंद्रा की माता यहाँ क्यों आई थी? विवाह का प्रस्ताव लेकर। विवाह का प्रस्ताव? वो चाहती है कि चंद्र का विवाह तुम्हारे साथ हो। क्या? ये संभव नहीं है माँ। उसने मेरे भाइयों की, पिता महाराज की हत्या की। नंदिनी, मुझे कुछ समय के लिए एकांत छोड़ दीजिए। परंतु मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। मगर मेरा मानना है कि तुम्हारे उस्ताद ठीक कह रहे हैं चंद्र। तुम भी? सियासत में विवाह जज्बातों के लिए नहीं बल्कि आने वाले बेहतर कल के लिए किया जाता है। हाँ चंद्र, जब आचार्य जी के कहने से कूटनीतिक लाभ के लिए तुमने मुझसे और हेलेना से विवाह किया तो फिर नंदिनी से क्यों नहीं? अरे वो बात कुछ और है दुर्धरा। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम दोनों से विवाह किया, पर मुझे तुम दोनों से प्यार नहीं है, किंतु मुझे तुम दोनों से घृणा भी नहीं है। यदि मैं घृणा करता हूँ तो केवल नंद वंश से। तुम दोनों ये मत भूलो कि वो नंद की बेटी है, उस नंद की बेटी है जिसने वर्षों तक मेरी माँ को बंदी बनाकर रखा। उसके देह में आज भी नंद का रक्त बहता है। वो नंद की तरह दयाहीन है, ये मत भूलो तुम दोनों। पर फिर भी तुम में साहस है आचार्य को ना कहने का? देखो चंद्र, तुम्हारे उस्ताद ने आज तक जो कुछ किया है उनके हर उस फैसले ने किसी न किसी तौर पर तुम्हारी मदद की है और तुम्हें ऊपर उठाया है। और मेरा मानना है कि इस फैसले में भी तुम्हारा ही फायदा है, इसलिए इस बार भी तुम्हें उनके फैसले पर यकीन करना चाहिए चंद्र। राजमाता, क्या हुआ बेटा? कुछ पूछना था आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो। पुत्रवधू पुत्री के समान होती है। एक पुत्री अपनी माता से प्रश्न पूछ सकती है कभी भी। पूछो, क्या पूछना है? नंदिनी को कैद खाने से आपने आजाद करवाया? हाँ बेटा, हम नंद की भांति नहीं है। नंदिनी और उसके परिवार के साथ हम वो नहीं कर सकते जो आज तक नंद करता आया था। पर उसे मैंने कैद करवाया था, मगध की रानी ने और मगध के होने वाले बादशाह की बीवी ने। ऐसी रानी होने का क्या लाभ जो लोगों के हृदय में राज न कर सके? दिलों पर राज करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि दिल बेईमान होता है और बड़ी आसानी से टूट भी जाता है। इसीलिए मैं दिलों पर राज नहीं, मगध पर हुकूमत करना चाहती हूँ। पुत्री कहा है मैंने तुम्हें, तो एक बार माता की बात मानो। किसी के हृदय में राज करके देखो, किससे प्रेम करके देखो। टूटे हुए हृदय को प्रेम जोड़ता है और बिखरे हुए मन को हृदय संभालता है। अपने आप को समझाना, घृणा भूल पाना सरल बात नहीं है, परंतु एक बार प्रयत्न तो करके देखो। आप मगध के राजा की माँ हैं, इसीलिए आपसे एक दरखास्त करनी है। अगली बार
मेरे हुक्म के पार जाने की कोशिश मत कीजिएगा और मेरे बनाए हुए कानून को तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं तोड़ूंगी, परंतु एक बात बताओ, उस नियम, उस आदेश का लाभ ही क्या जो मनुष्य के हृदय को नाकार दे, जिसमें मानवता ना हो? तो आपने चंद्रगुप्त को नंदिनी से शादी करने के लिए राजी किया, मगर क्यों? पहले मैं केवल मगध पर हुकूमत करना चाहती थी, मगर अब मैं जिंदगी भर नंदिनी पर भी हुकूमत करना चाहती हूँ। मानती हूँ कि फिलहाल उसकी हैसियत बांधी जैसे है, लेकिन गिरे हुए को धोकर मारे तो क्या चोट पहुंचे? चोट तो वो होती है जब अर्श पर ले जाकर फर्श पर पटक दिया जाए। रानी बनाने के बाद जब मैं उसे जिंदगी भर अपनी बांदी बनाऊंगी, तब होगा मेरा इंतकाम पूरा। ये हंसी इन दीवारों के बीच ही रह जाए तो बेहतर है हेलेना। हंसी खुशी इनको बहुत जल्द नजर लगती है। हुजूर, अब माँ अब यहाँ अचानक तुम्हें एक हिंदुस्तानी शहजादा भागा, मलई केतु, अचानक तुमने एक हिंदुस्तानी से शादी कर ली, चंद्र अचानक अपने सबसे बड़ी दुश्मन को उसकी दुल्हन बनाने का फैसला कर लिया। तुम ये सोच रही हो कि हमें ये मालूमात कैसे हुई? कुछ तो हमें अपनी बेटी की फितरत का अंदाजा था और कुछ मगस्तनीज ने बता दिया। खैर, तुम्हारी शादी में तो शामिल नहीं हो पाए। एक तोहफा लाए हैं तुम्हारे लिए। आओ। तकलीफ हुई ना? हम औरतों की किस्मत ही ऐसी है। लोगों को हमारी खूबसूरती कितनी पसंद है और खूबसूरत दिखने के लिए हमें कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। औरों को खुशी देने के लिए कितना दर्द सहना पड़ता है हमें। अब मेरा दर्द ही देख लो। अपनी बेटी की शादी में मैं शामिल नहीं हो पाई, पर उसके शौहर की शादी में शामिल होना पड़ रहा है। आप एक ही बेटी हूँ माँ, इसीलिए जो करती हूँ सोच समझ के करती हूँ। चंद्र नंदिनी से नफरत करता है। नफरत और मोहब्बत के बीच की सरहद बहुत पतली होती है हेलेना, क्योंकि दोनों दिल के बहुत करीब होते हैं। जिस मलई केतु से तुम मोहब्बत करती थी, उसी से एक ही पल में नफरत करने लगी। तो क्या वैसे ही एक ही पल में चंद्र नंदिनी की नफरत मोहब्बत में नहीं बदल सकती? क्या कहना चाहती है आप? कि ये शादी कहीं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ना साबित हो। तख्त के खेल में बिसात बिछाई जा सकती है क्योंकि वहां दिमाग काम करता है। रिश्तों के खेल में बिसात पलट भी सकती है क्योंकि वहां दिल काम करता है। आज जिस दिल में नफरत है, कल वहां मोहब्बत हो सकती है। ये सब देख पाओगी तुम। मोहब्बत और नफरत के बीच की सरहद बहुत ही महीन होती है हेलेना, और दिल एक ऐसी चीज है जो अक्सर सरहदें तोड़ने में यकीन रखता है। नफरत और मोहब्बत असल में दोनों बराबर हैं। फर्क है तो सिर्फ दर्द के रिश्ते का। नफरत में इंसान दुश्मन को दर्द देना चाहता है, मोहब्बत में अपने आशिक का दर्द लेना चाहता है। नफरत वो आग है जो इंसान को जला देती है, और मोहब्बत में इंसान खुद जलने को तैयार रहता है। आग तो तुमने जला दी है हेलेना, अब होशियार रहना। जिन्हें एक दूसरे को जलाते देखना चाहती हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक दूसरे के लिए जलने को तैयार हो जाएं।
मेरी लगाई हुई आग में केवल मेरे दुश्मन जलते हैं माँ, मैं नहीं। ये शादी मैं करवाऊंगी और सारी जिंदगी अपने दुश्मन को अपनी बांधी बनाकर रखूंगी। चंद्र और नंदिनी एक रिश्ते में जुड़ेंगे जरूर, लेकिन ये रिश्ता कभी नहीं बन पाएगा, ये मेरा दावा है।